हेलो दोस्तों, आप सभी छात्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जो कि एक प्रकार का कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। और इस कहानी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले, यह लेसन को शुरू करने से पहले जानेंगे कि 20 का दांत जो कि यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, यह क्या है। कहानी है, निबंध है, लेख है, इस प्रकार से हम जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 20 के दांत एक प्रकार का क्या है। ललित निबंध, कहानी, कविता, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में, इस अध्याय के बारे में डिटेल्स जान लेंगे, लेखक के बारे में हम डिटेल्स जान लेंगे, उसके बाद हम पाठ में, अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें 20 की दांत का, कि 20 के दांत, तो यह जो है एक प्रकार का कहानी है और जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। पहला कि 20 का दांत एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तो अब हम देख लेंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में कि इनका कहाँ जन्म हुआ, इनके कुछ डिटेल्स हम जान लेंगे, क्योंकि 2-3 नंबर का प्रश्न लेखक का परिचय से आ जाता है। और यह जो लेखक का परिचय है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाता है जो कि बुक से उठा करके दे दिया जाता है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि परीक्षा में जो होते हैं अध्याय के अंदर से ऑब्जेक्टिव को उठाया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि अगर आपके फ्रेंड्स, भाई बहन कोई भी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, इस चैनल के लिंक को शेयर करिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि इस चैनल पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मैट्रिक का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है 20 के दांत। तो यह जो है एक प्रकार का क्या है, कहानी है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 परीक्षा में आ चुके हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट पटना में हुआ था। हमारे बिहार में ही हुए थे। इनका जन्म जो है हमारे बिहार के पटना शहर में हुआ था, जो कि बदरघाट स्थान पर हुआ था, बदरघाट। पिता का नाम पंडित रामावतार था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार और माता का नाम रत्नावती था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहा है, सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। पिता का नाम पंडित रामा अवतार और माता का नाम रत्नावती था। और यह जो थे भोजपुरी भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? भोजपुरी। यह जो भाषा बोलते थे भोजपुरी भाषा बोलते थे। और इनकी मृत्यु, इनका देहांत जो हो गया 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 और मर जाते हैं 12 सितंबर 1961। ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों के ध्यान रखिएगा। और अब हम करें इनकी प्रसिद्ध रचना की बात, तो इनका जो प्रसिद्ध रचना था, पहला था सदल मिश्र, दूसरा था मानदंड, तीसरा था संत परंपरा और चौथा था कहानी संग्रह। ऐसे इनका बहुत सारे रचना है, लेकिन उन सभी रचनाओं में से जो इनका प्रसिद्ध रचना है वो 4 हैं: सरल मिश्र, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो इन्हीं चारों में से कोई एक का नाम पूछेगा, पूछ देगा कि मानदंड के लेखक कौन है, तो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामा अवतार त्यागी और माता का नाम रत्नावती था।
ये भोजपुरी भाषा के समर्थक थे और इनका जन्म 12 सितंबर इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो जाता है। इनका जो प्रसिद्ध रचना था, यह अपने काल में जो प्रसिद्ध रचना लिखे वो सदल मिश्र, मानदंड, संत परंपरा और कहानी संग्रह जैसे महान रचना का उदय किया। तो अब तो हम जान लिए लेखक का परिचय। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि यह सब जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो और हम कहना चाहेंगे कि अगर कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपका मैट्रिक परीक्षा में 80+ मार्क्स आएगा। तो चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो इस कहानी का सबसे जो पहला पात्र होगा वह है कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। सारांश का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि सारांश किसे कहते हैं। तो जो आपकी किताब में, आपके बुक में गोधूली भाग 1 में जो कहानी दिया हुआ है 20 के दांत, उसका एक छोटा सा पात्र है। मतलब कि उसी कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो संक्षिप्त रूप में ही लिखा जो जाता है उसे हम कहते हैं सारांश। कहानी वही है, सिर्फ उसे छोटा कर दिया गया है, उसे संक्षिप्त कर दिया गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सारांश है। ठीक है, अब 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। अब हम कहना चाहेंगे कि जो लोग सारांश को पढ़ लेंगे, जो लोग सारांश को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, बशर्ते कि कंसंट्रेशन के साथ उनको पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20 के दांत सारांश की ओर। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है कि 20, देखिए इसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी और सब्जेक्टिव प्रश्न भी निकलेंगे, तो इसको नोट करते चलिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को नोट करते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। पहले भी हमने आपको बताया इस कहानी के जो कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार, प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। अब कहेगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वहाँ पर इस प्रश्न को डाल देना है। तो हम तो बारी बारी से बताएंगे ही, बट आप भी इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सभी को लिखते चलेंगे। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। इस कहानी में एक सेन साहब नामक एक व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं। सेन साहब, याद रखिएगा नाम को। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं। और सेन साहब हैं, उनका एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के मालिक हैं। कौन? सेन साहब। इन्हें अपने धन पे काफ़ी घमंड है। और सेन साहब जो हैं एक घमंडी व्यक्ति हैं। इन्हें अपने धन पे, अपने दौलत पे बहुत घमंड है। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते। और अधिकांश लोग को देखते होंगे जो घमंडी होते हैं, अधिकांश क्या पूरे लोग जो घमंडी होते हैं वो गरीबों की भलाई कभी नहीं करते। जिन धन अथाह होती है, दौलत अथाह होता है, फिर भी वो गरीबों को सेवा करना नहीं जानते, गरीबों को सेवा करना नहीं चाहते। तो यह सब घमंड की वजह से होती है। इनकी एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम स्ट्रीमल इंड है। परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न कि सेन साहब के कार का क्या नाम था, सेन साहब की गाड़ी का क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड जिसका दाम 7.5 हज़ार था, यानी 7,500 रुपया था। सेन साहब की एक काले रंग की गाड़ी थी। यह भी पूछेगा कि कैसी रंग था, तो हो जाएगा काला। काले रंग की गाड़ी थी जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था और जिसका प्राइस था, मूल्य था जो 7,500 रुपया था। अब देखिए दूसरा स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। कासू, कासू एक नाम आ रहा है। कासू, पहला तो आ गया सेन साहब, दूसरा आता है कासू। अब कासू कौन है? तो कासू जो है सेन साहब का पुत्र था। कासू जो है सेन साहब का पुत्र है, जिसे प्यार से लोग खोखा कहकर पुकारा जाता है। कासू जो कि सेन साहब का बेटा था, उसे प्यार से खोखा कहा जाता है। क्या? खोखा कहा जाता है। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का पालन का अपवाद था। इनकी 5 पुत्रियां थी जिसे कठपुतली के समान माना गया है। सेन साहब के टोटल 6 संतान थे, जिसमें 5 बेटियां थी और 1 बेटा था। 5 बेटियां और 1 बेटा। बेटा का नाम था कासू, जिसे प्यार से लोग खोखा कहते हैं। देखिए इस कहानी को बिल्कुल कहानी की तरह अगर
सुनते हैं, बिल्कुल कहानी की तरह अगर सोचते हैं तो हम वादा करते हैं कि अभी के अभी बिना लिखे, कुछ बिना लिखे आपको कहानी याद हो जाएगा। और जब कहानी याद हो जाएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे है कि इनके 5 पुत्रियां थी जो कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया पर खोखा को नहीं। बेटियां को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, घर के नियम को सिखाया गया, लेकिन खोखा को कुछ नहीं सिखाया गया। खोखा जैसा करे वही सही है, जो मनमानी करे वही सही है। तो ये कहाँ का न्याय है कि बेटी को कोई अधिकार नहीं और बेटा को सभी अधिकार देना चाहिए? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। कांसू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। और कांसू जो है एक बिगड़ा बाप यानी घमंडी बाप का एक बिगड़ा संतान है। कांसू कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा एक बेटा नहीं है, एक आदर्श बेटा नहीं है, वह एक बिगड़ा बाप का बिगड़ा संतान है। और देखिए यहाँ पे है, यह एक जिद्दी लड़का है। यह जो है एक जिद्दी लड़का है, जो इसके मन में आता है वही करता है। कांसू जो है एक जिद्दी लड़का है और इसके मन में जो आता है, जो करने को आता है वही कर बैठता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है, उसकी हर गलती के माता पिता को खुशी होती है। जब कोई भी गलती कांसू करता है तो माता पिता को यानी सेन साहब दंपति को बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। कोई भी अगर सामान को तोड़ फोड़ करता है तो माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसा माता पिता को प्रतीत होता है कांसू के गलती में। समझ सकते हैं आप बात को। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है। यहाँ पे 2 नाम और आ रहे हैं, देख लीजिएगा। एक आ रहा है कि इस कहानी में मदन और दूसरा आ रहा है गिरधर लाल। कहता है इस कहानी में मदन जो है एक गरीब पिता का गिरधर लाल का बेटा है। मदन जो है एक गरीब बच्चा है, एक गरीब बाप का बेटा है। गिरधर और उसके जो पिता का नाम है वह है गिरधर लाल, ठीक है, जो एक बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। और गिरधर लाल और उसके जो बेटे हैं वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही स्वाभिमानी है। एक समय की बात है जब मदन कार को छूना चाहता था। देख लीजिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता था तो उसी समय सेन साहब के ड्राइवर सोफर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया। कार बहुत ही अच्छा था, इसलिए गिरधर लाल के बेटा मदन जब कार को छूना चाहता था तो उसी समय सेन साहब का ड्राइवर था सोफर, ड्राइवर का नाम था सोफर। यहाँ पे फिर एक शब्द, एक टॉपिक आ रहे हैं, ड्राइवर का क्या नाम था? सोफर। सोफर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर से खून निकलने लगा और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। जब छूना चाहा बच्चा, जब कार को छूना चाहा तो उसका ड्राइवर का नाम था सोफर। सोफर ने ऐसा मारा कि मदन जो है सड़क पर गिर गया और उस दौरान जब गिरा तो उसके पैर से बहुत अधिक खून निकलने लगा और उसी को झूठ बनाकर उसे पिटवाया भी गया। समझ सकते हैं कि गरीब बेटा पर, एक गरीब बाप का बेटा पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी अमीर के शरण में रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कहानी में जब कोई गरीब किसी अमीर के शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता। यानी इसमें बताया गया है कि सोफर जो है एक ड्राइवर है, यानी कि उसे भी पैसा की ज़रूरत है, तब तो वह ड्राइवर बनकर काम कर रहा है। यानी कि वह भी गरीब है, लेकिन वह एक बड़े अमीर का शरण में है, अमीर व्यक्ति के शरण में है, तो वो गरीब को भूल जाता है, गरीब को साथ नहीं देता। यही है हमारे भारत। इस कहानी में कांसू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है। इस कहानी में मदन और कांसू यानी कि सेन साहब के बेटा और गिरधर लाल के बेटे के बीच एक झगड़ा होता है और उस झगड़े का कारण है लट्टू का खेल। लट्टू के खेल को उस झगड़े का कारण माना जाता है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया जाता है और उसे बदले में धकेल दिया जाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, मदन को जो है कार को छूने नहीं दिया जाता है और जैसे ही वह छूने का प्रयास करता है उसे धक्के मारकर गिरा दिया जाता है। तो उसी दौरान इसी बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। मदन ने सोचा कि जब हम कार को छुए तक नहीं और मुझे धक्का मारकर गिरा दिया गया और तो और घर से भी पिटाई करवाया गया, तो इसी बात को सोचकर
गिरधरलाल के मालिक के बेटे को खेलने नहीं दिया जाता है, सेन साहब के बेटे को खेलने नहीं देता है। कौन? मदन। ठीक है, मदन नहीं खेलने देता है। तो कांसू ने मदन को 2-4 घुस्सा जमा दिया। जब खेलने से इनकार कर देता है, इस बात को लेकर मदन भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया, तो कांसू ने मदन को 2-4 घुस्सा जमा दिया। देखिए, एक यह जो है कांसू जो है, खोखा जो है, बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। तो जब इसके द्वारा मना किया जाता है कि तू लट्टू नहीं खेलेगा, तो इसके द्वारा 2-4 घुस्सा बेचारा मदन को मार देता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कहानी, और जब घूंसा जमा देता है तो मदन ने भी कांसू के 2 दांत तोड़ दिया। जब उसने अत्याचार किया मदन के ऊपर, जबकि मदन की इस बार कोई गलती नहीं थी, तो मदन ने भी क्या किया, उसे पटक कर उसके 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, उसका 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर और गरीब का डर नहीं होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमारे महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा बताना चाहते हैं कि बालक जो होता है, छोटा जो बालक होता है, वह जिद्दी होता है, हठी होता है। उसे पता नहीं होता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। बस वह देखता है कि यह लड़का हम लड़के, तो लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, खेलने लगता है। उसे अमीर गरीब की पता नहीं होती है। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधरलाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और गिरधरलाल जो भी थे, सेन साहब के यहाँ काम करते थे। ठीक है, तो जब सेन साहब को पता होता है कि गिरधरलाल का बेटा हमारे बेटे को मारा है, हमारे बेटे का दांत तोड़ा है, तो गिरधरलाल को जो है नौकरी से निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, निकाल दिया जाता है। वहीं गिरधरलाल जो अपने बेटे को रोज पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करने के बजाय छाती से लगा लिया। तो जब पहले नौकरी के यहाँ था, नौकरी करता था सेन साहब के यहाँ, तो पहले अगर सेन साहब कह देते थे कि तुम्हारे बेटे ने गलती की है, तो उसे बहुत पिटाई करते थे। लेकिन आज जो है पिटाई करने के बजाय बेटे को छाती से लगा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, आगे बताते हैं। तो छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। समझ गए? तो इसलिए होता है ताकि गिरधरलाल जो थे सोचते थे कि हम सेन साहब के यहाँ काम करते हैं, अगर हम पिटाई न करेंगे तो काम से हमें निकाल भी दिया जा सकता है। और अंततः वही हुआ भी कि निकाल दिया गया काम से। तो बेटे को जो है पीटने के बजाय छाती से लगा लेता है, उसे प्यार करता है कि क्योंकि आज उसने अपने और अपने पिता का बदला ले लिया है। जितना भी अपमान किया गया था इन दोनों बाप और बेटे का, सभी का बदला आज मदन ले लिया है। तो इस बात से हमें कवि यही बताना चाहते हैं, कवि नहीं, लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि बालक जो होता है हठी होता है, जिद्दी होता है, उसे अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, यही था सारांश। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, और ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम इसका 2 वीडियो कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ए वीडियो है, और पार्ट 2 जो होगा इसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पार्ट 2 वीडियो का, वहाँ से जाकर आप पार्ट 2 वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। लेखक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके इस कहानी का नायक, यानी कि जो असली हीरो, नायक मतलब होता है हीरो, इस कहानी का असली हीरो कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो हम लोग के नज़र में कहानी का नायक मदन है। सही बात है, हम लोग के नज़र में कहानी का नायक मदन है। अब कैसे मदन है, उस बात को हम साबित करेंगे। तो चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। नायक कौन होता है, हीरो कौन होता है? कहता है कि गरीबों का देवता है, गरीबों का हीरो है। तो आखिर ऐसा क्यों करता है कि उसे हीरो कहा जाता है? क्योंकि वह बुराई का अंत करता है, लोगों की भलाई करता है, लोगों की सेवा करता है, बुरे काम को रोकता है, बुराई जो करता है उसको अंत करता है। तो हम लोग के नज़र में कहानी का नायक मदन है, चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसी को नायक कहा जाता है। सही बात है। और एक दिन की बात है, जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेगा।
जब उसने मदन के द्वारा मना किया जाता है तो 2-4 घूंसा खोखा मदन को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कांसू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक है, अतः इस कहानी का जो नायक है मदन को होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कहानी का नायक मदन होगा, क्योंकि मदन जो है एक बुराई का अंत करता है, एक घमंडी बाप का अहंकार को तोड़ता है, एक घमंडी बेटे के अहंकार को तोड़ता है, और जो है यह जो है अपने पिता का अपने बदला लेता है, अपने पिता की आन शान को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का जो नायक होना चाहिए, इस कहानी का जो हीरो होना चाहिए वो मदन को होना चाहिए, ना कि कांसू को। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाली उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन को कहानी में एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। महल, यहाँ पे जो महल है अमीर लोगों को कहा गया है। महल किसका होता है? अमीर लोगों का। झोपड़ी किसका होता है? गरीब लोगों का। तो यहाँ पे महल जो है अमीर लोगों को कहा गया है और झोपड़ी जो है गरीब लोगों को कहा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे महल अमीर लोगों को कहा गया है और झोपड़ी जो है गरीब लोगों को कहा गया है। तो कहा जा रहा है कि अमीर और गरीब वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, यानी हमेशा अमीर लोग ही जीतते हैं। ठीक है, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले यानी दूसरे गरीब लोग उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन को कहानी के उदाहरण देकर स्पष्ट करने को कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग से तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। हमने आपको कहा कि महल का मतलब अमीर से है और झोपड़ी का मतलब गरीब से है। तो लेखक का कहना है कि जब तक गरीब गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। देखिए, जब तक गरीब गरीब की सेवा नहीं करेगा तो गरीब अकेला पड़ जाएगा, और जब गरीब अकेला पड़ जाता है तो वह एक अमीर व्यक्ति के सामने, अमीर वर्ग के सामने क्या कर सकता है। तो इसी बात को कहते हैं कि जब अमीर जो होता है, देख लेंगे यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अमीर अमीर ही होता है और गरीब गरीब ही होता है। तो जब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तक अमीर किसके बदौलत है? गरीबों के बदौलत। अमीर जो है गरीबों के बदौलत है, क्योंकि जिस दिन गरीब अमीर को सहायता करना छोड़ देना उस दिन से उसका पासा पलट जाएगा। अमीर सब दिन अमीर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देख लिया जाएगा कल कारखाना ही है तो उसमें गरीब की योगदान है। गरीब जो है उसमें जाकर काम करते हैं तो ही वह अमीर बना हुआ है। यहाँ पे देखे कि सोफर जो कि सेन साहब का ड्राइवर था, तो सोफर अगर उस वक्त सेन साहब की मदद न करके अगर गिरधर लाल का मदद करता तो कुछ तो इसे धैर्य बनता, कुछ इसको हिम्मत आती, लेकिन उसने गरीब की मदद न करके एक अमीर वर्ग की, एक अमीर व्यक्ति की मदद की। तो इसी बात को कभी कहते हैं कि जिस दिन गरीब गरीब की मदद कर दे और अमीर की मदद करना छोड़ दे तो इस दिन से अमीरों की पासा पलट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो दोस्तों हम यह जो वीडियो है बहुत ही लंबी बन गई है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में विभाजित कर देंगे इस लेसन को। तो इसका पार्ट 2 यानी कि इस कहानी का जो शेष भाग होगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।